नमस्कार, आदाब। मैं इंस्पेक्टर कविता महात्रे क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कहीं ना कहीं हम सब एक दूसरे पे निर्भर होते हैं, लेकिन हम किस पे कितना भरोसा करें ये हमारी सोच पे निर्भर करता है। कई बार हम अपनों से ज्यादा गैरों पे भरोसा करते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने बच्चों को यही सिखाते हैं कि कभी भी किसी गैर पे भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम उन्हें हर खतरे से दूर रखना चाहते हैं। लेकिन अगर खतरे की दस्तक हमारी चौखट पे ही खड़ी हो और फिर भी हमें नजर ना आ रही हो, तो जिंदगी ऐसे झटके देती है कि फिर सिर्फ मलाल ही होता है। एक ऐसा ही हिला के रख देने वाला केस मेरे सामने आया, जिसमें परत दर परत ऐसे ऐसे खुलासे हुए जो बेहद ही जघन्य, विचित्र और डरावने अपराध के साक्षी थे। बहुत अच्छा बजाने लगी है तू सुरभि। भाभी, सुरभि भले कुछ ना बोल पाती हो, लेकिन देखना ये एक दिन बहुत बड़ी म्यूजिशियन बनेगी, है ना सुरभि? देखो शारदा, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तुम उस बारे में किसी से कुछ मत बताना। मैडम ने मुझे मुंह बंद करने के लिए 2000 रुपए दिए। आप कितना दोगे? ये लो, और अपना मुंह बंद रखना। सुरभि सुन, सुरभि। कान की मशीन लगा ले और अच्छी तरह से सुन ले। अगर इसके बारे में तूने किसी को भी बताया, तेरी मां को जान से मार दूंगा। अरे जा, यूनिफॉर्म चेंज कर ले, मैं खाना लगा देती हूँ। जाना, मैं अभी लेकर आई। एक स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग, तीसरी स्ट्रिंग, ओके। और ये वाली जो उंगली है ना, इसको यहाँ पे और ये उंगली यहाँ पे, ये पोजीशन। हाँ सुरभि, बेटा बजा क्यों नहीं रहे हो? धुन भूल गए क्या? रुको मैं बताता हूँ। भैया, ये मनदीप है और ये सुजय और ये है विक्रम। भैया, हम लोग मिलकर के ना पुणे में एक गारमेंट का शोरूम डालने के लिए सोच रहे हैं, और वहां पर एक जमीन भी देख ली है, और मैं चाहता हूं कि इस अपने शोरूम का इनॉग्रेशन सुरभि के हाथों से करवाऊं, बिकॉज शी इज वेरी लकी फॉर मी। वेरी गुड। सुरभि करेगी ना हमारे शोरूम का? क्या हुआ बेटा, ठीक तो हो? कुछ नहीं पंकज, थक गई होगी। आपको नींद आ रही तो आप जाके सो जाओ ना। जा, आराम से जाके सो जा। सोचो। अगर इसके बारे में तूने किसी को भी बताया, तेरी मां को जान से मार दूंगा।
सुरभि, लिख क्यों नहीं रही हो तुम? टेस्ट चल रहा है ना और तुम्हें नींद आ रही है। जाओ मुंह धो के आओ। चुपचाप लिखो। आंटी, सुरभि कहाँ है? हमें खेलने जाना है। पीयू बेटा, सुरभि तो आई नहीं अभी तक स्कूल से। पर आंटी अभी तो 4 बज रहे हैं और सुरभि तो 2 बजे से स्कूल से आ जाती है ना। क्या 4 बज गया? देखो। भैया, आपने सुरभि को देखा क्या? नहीं तो मैंने नहीं देखा। भैया, आपने सुरभि को देखा क्या? नहीं तो। बहन जी, आपने सुरभि को देखा क्या? नहीं। शंकर भैया, आपने सुरभि को स्कूल से आते हुए देखा क्या? नहीं मैम साहब, सुरभि बिटिया को मैंने सुबह स्कूल जाते हुए तो देखा था, लेकिन स्कूल से वापस लौटी कि नहीं ये ध्यान नहीं दिया मैंने। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। मुझे काका, आपने सुरभि को लिफ्ट से ऊपर जाते हुए देखा क्या? नहीं, मैंने नहीं देखा है। क्या हुआ? कुछ नहीं, दामले जी वाले फ्लोर पर लेकर चलो। जी। मिसेस दामले, सुरभि यहाँ आई है क्या? नहीं तो क्या हुआ? बस बस, ये ले चलो। हाँ संतोषी, बोलो। धनंजय जी, सुरभि कहीं मिल नहीं रही है। मैंने स्कूल में आकर पता किया तो वो छुट्टी के वक्त निकल चुकी थी, लेकिन घर नहीं पहुंची अभी तक। क्या? सुरभि का स्कूल कहाँ है? एरोली मैम, वहां से उसको घर आने में सिर्फ 15 मिनट लगते हैं, लेकिन उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा। आप प्लीज थोड़ा जल्दी कर दीजिए, वो बेचारी बोल भी नहीं सकती है। सुरभि बोल नहीं सकती? मैम वो बचपन से ऐसी है। मैं मानता हूँ वो बोल नहीं सकती, लेकिन हियरिंग एड लगा के वो थोड़ा बहुत सुन सकती है। और सुरभि स्कूल कैसे आती जाती है? बस वगैरह से या? मैम एक्चुअली हमने उसको एक साइकिल दे रखी है, उसी से वो खुद अकेले आती जाती है। हेलो, एरोली हाईवे पे कहाँ? मैम, एरोली हाईवे के पास एक बच्चे की लाश मिली है। हटिए 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 हटिए। पीछे हटिए, पीछे हटिए। ये बच्ची सुरभि है। मैम, बच्ची के मुंह से झाग निकल रहा है और ये फिनाइल की बोतल है। कहीं इसने सुसाइड तो नहीं किया? एक 10 साल की स्कूल जाने वाली बच्ची जो बोल नहीं सकती, ठीक से सुन नहीं सकती, तुम्हें लगता है वो सुसाइड करेगी? भैया मैं पुणे जाना कैंसिल करता हूँ। नहीं, तू अपना काम संभाल, टेंशन मत ले। सुबह मिल जाएगी, उसे कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ, ओके। धीरज से खूब मिल जाएगी सुन। हेलो, सुरभि,
सुरभि सिर्फ 10 साल की थी और आपको लग रहा है कि उसने सुसाइड किया। सुरभि ऐसा कर ही नहीं सकती थी। देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया है, ये मर्डर भी हो सकता है, लेकिन अब आप हमें बताइए कि ऐसा कौन हो सकता है जो सुरभि का मर्डर करे, और वो भी इस तरह कि देखकर लगे कि उसने सुसाइड किया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा मैम, लेकिन सुरभि कई दिन से चुप चुप रहने लगी थी। पहले स्कूल से आते गिटार प्रैक्टिस करने लग जाती थी, लेकिन कई दिन से उसने गिटार बजाना भी बंद कर दिया। और ये बदलाव उसमें कब से आया? इतना ध्यान नहीं दिया मैम, लेकिन मुझे लगता है कि शायद उसके स्कूल में किसी ने उसे डांटा हो। तो आपने सुरभि के स्कूल में बात की? सुरभि के हाव भाव लगातार ये दस्तक दे रहे थे कि एक ऐसा दलदल था जो उसे धीरे धीरे निगलता जा रहा था। खौफ और डर उसके चेहरे पे साफ झलक रहा था, लेकिन उसकी खामोशी में छुपे खौफ की दस्तक को किसी ने महसूस नहीं किया। और अब इस दुखद अंत के बाद ये सोचना शुरू किया गया कि ऐसा क्यों हुआ? एक 10 साल की बेजुबान बच्ची के साथ ऐसा कैसे हो गया? मैम, सुरभि की मौत का सुनकर हम सब हैरान हैं। मतलब यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो बच्ची सुसाइड भी कर सकती है। यकीन तो सुरभि के पेरेंट्स को भी नहीं हो रहा है सर। सुरभि के बारे में ऐसा कुछ है जो आप जानते हैं? आई एम नॉट श्योर, लेकिन एक बात है। क्या बात है? एक्चुअली मैम, 3 दिन पहले सुरभि का हमारे स्कूल के एक स्टूडेंट के साथ में कुछ झगड़ा हो गया था। किस स्टूडेंट के साथ झगड़ा हुआ था? मुदित। चुप रह। मेरे और अलका के बारे में अगर तूने किसी को भी बताया ना, जान से मार दूंगा तेरे को। मुझे इस झगड़े के बारे में पियून ने आके बताया था। लेकिन मुदित और सुरभि का झगड़ा हुआ क्यों था? एक्चुअली मैम, शायद सुरभि ने मुदित और अलका को साथ में वो सब कुछ करते। मुदित और अलका कहाँ मिलेंगे अब? उन दोनों को तो उसी दिन मैंने रस्टिकेट कर दिया था। मुदित और अलका की सारी इंफॉर्मेशन निकालो। इन दोनों को रेस्टिकेट करने के ठीक 2 दिन बाद हमें सुरभि की डेड बॉडी मिली है। हो सकता है मुदित ने या इन दोनों ने मिलकर सुरभि से किसी बात का बदला लिया। प्रकाश, स्कूल में बाकी लोगों से भी बात करो, हो सकता है हमें और भी इंफॉर्मेशन मिल जाए। ओके मैम। मैम, सुरभि का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स का फोन आया था। उन्होंने सुरभि की बॉडी पे कुछ सिरिंज के मार्क्स नोटिस किए हैं। सिरिंज के मार्क्स? और डॉक्टरों का मानना है कि शायद इंजेक्शन के जरिए उसको जहरीली दवा या ड्रग्स दिया गया है। अभी पुलिस भी ये मान रही है कि सुरभि ने सुसाइड की। वो चाहे जो भी बोले, मैं नहीं मानती कि सुरभि सुसाइड करेगी। जो अभी तक हुआ उसके लिए तूने क्या किया? मुझे मालूम था आप मेरा ही दोष निकालेंगे। वो बचपन से बोल नहीं सकती थी तो भी मेरी गलती, और आज वो हम सबको छोड़कर चली गई तो भी मेरी ही गलती। हाँ, तेरी गलती। मैं काम करता था, तू क्या करती थी? भगवान पे इतना मन लगाने का शौक था, फिर तो किसने कहा था शादी करके बच्ची पैदा करो? अब जाके तपस्या करना। सुबह आने वाली नहीं है अभी। संभालिए अपने आप को आप। मैम, मैंने सुरभि के स्कूल के स्टूडेंट्स मुदित और अलका के बारे में पता किया। मुदित एक बिजनेस क्लास फैमिली का, जबकि अलका एक मिडिल क्लास फैमिली की, और दोनों की फोन की लोकेशन क्राइम सीन से मैच नहीं करती है। लेकिन मैम, मुझे मुदित पे शक है, क्योंकि मुदित का अलका के अलावा भी कई और लड़कियों से अफेयर है, और वो इस हद तक गिर गया है कि 18 साल की उम्र में उसने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया। ड्रग्स?
उसकी संगत ऐसे लड़कों से है जिनमें सभी लोग ड्रग्स लेते हैं। सुरभि के पोस्टमार्टम डॉक्टर ने बोला कि उसकी बॉडी के ऊपर कई सिरिंज के मार्क्स मिले और ये मुझे ड्रग्स लेता था और इसके कई अफेयर भी थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सुरभि को ड्रग्स इंजेक्ट करके उसको मोलेस्ट करता हो? प्रकाश, सुरभि के पोस्टमार्टम डॉक्टर को बोलो कि इस पॉसिबिलिटी को भी चेक करे कि कहीं उसे मोलेस्ट तो नहीं किया जाता था और इस मुद्दत को थाने लेके आओ। ओके मैम। सुन, मालिक जैसा बोले वैसा ही करना, समझी ना? मैम मैं ड्रग्स नहीं लेता, किसी ने आपको झूठ बोला होगा। ये क्या है? देख, हम तेरा मेडिकल वैसे भी कराने वाले, झूठ बोल के कोई फायदा नहीं होगा। तू सुरभि को भी ड्रग्स इंजेक्ट करता था ना? नहीं मैम, मैं सुरभि को कुछ भी नहीं करता था। 11 फरवरी को तूने जो अलका के साथ स्कूल में किया, तू वो सुरभि के साथ भी करता था? मैम मैंने सुरभि के साथ कुछ भी नहीं किया, सच्ची। लेकिन उसे मारने की धमकी तो दी थी ना तूने? क्या कर रही है? हाँ? क्या कर रही है तू? चुप रहे, आवाज नहीं कर, चुप। तेरे आवाज करने से ना मेरे कान के पर्दे फटने नहीं वाले, समझी? और एक बात सुनने मेरी, कान खोल के, मेरे और अलका के बारे में अगर तूने किसी को भी बताया ना, जान से मार दूंगा तेरे को। सुनाई दे रही है बात तेरे को? हाँ? मैम मैं मानता हूँ कि मैंने उसको मारने की धमकी दी थी, लेकिन मैम मैंने उसको मारा नहीं और ना ही मैंने उसके साथ कुछ गलत किया है, सच्ची। ये ऐसे नहीं मानेगा। प्रकाश, तोड़ो इसे। मैम नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने सच्ची कुछ नहीं किया सुरभि के साथ। तूने ही मारा है ना सुरभि को, या मरवाया है? मैम मैंने ना उसको मारा है ना उसको। मैम हो सकता है वो परमार सर ने कुछ किया होगा सुरभि के साथ। अब ये परमार सर कौन है? मैम वो परमार सर हमारे म्यूजिक टीचर है। ऐसे कहने को तो म्यूजिक सिखाते, लेकिन मैम वो सुरभि को तो कुछ और ही सिखा रहे थे। साफ साफ बोल। मैम सुरभि उनके पास गिटार सीखने जाती थी और सर उसको चने के झाड़ पे चढ़ा के उसका फायदा उठाना चाहते थे मैम, लेकिन सुरभि को उनके इंटेंशंस के बारे में सब पता चल गया था। गंगा, ए गंगा, इधर आना। गंगा, जल्दी जल्दी करना। मैम सुरभि के पेरेंट्स ने भी बताया था कि सुरभि ने अचानक से गिटार बजाना बंद कर दिया था। हो सकता है वजह उसके म्यूजिक टीचर परमार से ही जुड़ी हो। मुदित का भी कहना है कि परमार सुरभि को मोलेस्ट किया करता था। हो सकता है कि मुदित की बात में सच्चाई, लेकिन जिस तरह का कैरेक्टर मुदित का है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक काम करो, क्राइम सीन के आसपास के सारे सीसीटीवी चेक करो। हो सकता है मुदित कहीं नजर आया हो, और सुरभि का म्यूजिक टीचर परमार, उससे भी मिलकर देखते हैं। ओके मैम। सुरभि बहुत ही हंसमुख और ब्राइट बच्ची थी, और ऐसे बच्चों में म्यूजिक तो गॉड गिफ्टेड होता है। मैं उसे जो भी बताता था वो तुरंत कैच कर लेती थी। मैं तो चाहता था कि सुरभि स्कूल के साथ साथ मेरी म्यूजिक एकेडमी भी ज्वाइन कर ले, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, अचानक ही उसका म्यूजिक से इंटरेस्ट उठ गया। म्यूजिक से इंटरेस्ट उठ गया या म्यूजिक टीचर से? मतलब मैं कुछ समझा नहीं मैम। आप सब अच्छे से समझ रहे हैं। हमें पता चला आपके और सुरभि के बीच क्या हुआ था। नहीं मैम, आपको भी गलतफहमी हो गई है। सुरभि को मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि उसके अंदर ही कोई प्रॉब्लम चल रही थी। सुरभि बेटा क्या बात है, बोलो ना। मैम वो बच्ची बोल नहीं पाती थी,
ऐसे में कोई कैसे समझता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है? लेकिन मैम कुछ तो था और इसीलिए वो ऐसे रिएक्ट करने लगी थी। सर, सुरभि का पढ़ाई से दिमाग भी हट गया था और मैंने कई बार नोटिस किया था कि वो क्लास में बैठे बैठे झपकियां लेती रहती थी। ऐसा लगता था जैसे वो रातों में सो ही नहीं पाती है। परेशानी ये नहीं थी कि सुरभि अपनी तकलीफों को शब्द नहीं दे सकती थी। परेशानी ये थी कि सबको उसकी तकलीफें नजर तो आ रही थी, लेकिन किसी ने भी आगे बढ़कर उसकी असल वजह जानने की कोशिश ही नहीं की। जो गलतियां सुरभि के परिवार से हुई, वही गलतियां सुरभि के स्कूल वालों ने भी की और वही गलतियां सुरभि के आस पड़ोस वालों ने भी दोहराई। गलत कोई एक नहीं था, गलत कई थे और सुरभि के गुनहगार तो इतने कि उंगली पे गिनती कम पड़ जाए। और अब सुरभि से जुड़ा हर एक शख्स हमारे शक के घेरे में था। मैम, सुरभि और उसकी फैमिली 1 साल पहले ही यहाँ रहने के लिए आए थे। मतलब मैंने जब भी सुरभि को देखा है हमेशा खुश हंसते खेलते देखा है। मेरे बेटे की तो बेस्ट फ्रेंड थी वो। सच कहूँ मैम, हमें तो बहुत तरस आता था सुरभि पे, क्योंकि उसकी माँ का ध्यान सुरभि से ज्यादा पूजा पाठ में था। सर, भगवान पे ध्यान लगाने का मतलब ये नहीं है कि अपने बच्चों पे से ध्यान हटा लो। उनकी बेटी यहाँ दिन भर साइकिल चलाती रहती थी और बिल्डिंग से बाहर भी चली जाती थी, लेकिन उनकी मम्मी को होश ही नहीं था कि उनकी बेटी क्या कर रही है। और उनके पापा एकदम बिजी इंसान। उन दोनों की लापरवाही का नतीजा था कि सुरभि हाथ से निकल गई। हाथ से निकल गई मतलब? सर, सुरभि दिन पे दिन बिगड़ती जा रही थी, बच्चों से बहुत झगड़ने लगी थी। एक दिन तो उसने मेरे बेटे बेवान का सर तक फोड़ दिया। हाँ अंकल, एक दिन हम हाइड एंड सीक खेल रहे थे और सुरभि दीदी सबको ढूंढ रही थी। मैंने जैसे ही उसे आउट किया, पहले तो वो डर गई, फिर एकदम से रोने लगी। क्या हुआ सुरभि? सर, 4 टाके आए हैं उसको, अभी तक जख्म नहीं भरा। हाँ मैम, सुरभि को बहुत गुस्सा आता था। और बेटा, सुरभि को गुस्सा क्यों आता था? मालूम नहीं मैम, लेकिन पहले वो ऐसी नहीं थी। वो हमें हमेशा हंसाती रहती थी। सुरभि जो इशारे करती थी वो मुझे समझ में आ जाते थे, लेकिन फिर वो गुस्सा करती थी और फिर एकदम से रोने लग जाती थी। वो मुझे रो रो के कुछ बताना चाहती थी। बेटा, सुरभि के साथ आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा जिसे देख के वो डर जाया करती हो या उसे कोई परेशान करता हो? ए शंकर, बिल्डिंग में इतनी पुलिस क्यों आई रे? अरे वो सुरभि बिटिया के बारे में पूछताछ चल रही है ना। हम मुझसे ही बहुत कुछ पूछा था, तेरे बारे में ही पूछ रही थी। तू भी उनके फ्लैट में काम करने जाती है ना? सुरभि के स्कूल के ही नहीं, आपके अड़ोस पड़ोस के लोगों का भी यही कहना है कि आपका ध्यान ही नहीं था आपकी बच्ची पे। कहीं आप ही लोग तो वजह नहीं है उसकी परेशानी की? मैम, कैसी बात कर रही हैं आप? हमारी बेटी थी वो, किसी चीज के लिए हमने कभी उसको रोका टोका नहीं। रोक टोक करने के लिए भी ध्यान देने की जरूरत होती, और हमें तो लग रहा है कि आप लोगों के पास उसका दर्द समझने तक की फुर्सत नहीं थी। मैम, ऐसा कुछ नहीं है, हम सब उसको समझते थे। तो पड़ोस वालों को क्या पता कि सुरभि क्या थी भैया भाभी के लिए? तो फिर ऐसा कौन था जिसको सुरभि से प्रॉब्लम थी? कौन मार सकता है उसको? साहब, मैं इस बिल्डिंग में 10 घर में काम करती है, लेकिन एक ही परिवार है जो सुरभि को नापसंद करता था। कौन सा परिवार? जी, विनायक के आई और बाबा। जब सुरभि ने विनायक का सर फोड़ा तो बहुत आग बबूला हुए थे। मैम, मुझे पहले से ही विवान के पेरेंट पे शक था, लेकिन भैया भाभी को लगता था कि प्रॉब्लम शायद स्कूल से जुड़ी है, इसलिए मैं चुप बैठा हुआ था। ये सुरभि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के मुताबिक सुरभि की मौत फिनाइल का जहर पीने से हुई है। और इस रिपोर्ट में एक चौंकाने वाली बात यह भी सामने आई है कि सुरभि को पिछले काफी टाइम से मोलेस्ट भी किया जा रहा था, और उसकी बॉडी पर जो सिरिंज के मार्क्स हैं वो भी काफी पुराने हैं। डॉक्टर्स का मानना यह है कि सुरभि को मोलेस्ट करने के पर्पज से उसको ड्रग्स इंजेक्ट किया जाता था ताकि वो दर्द सहन कर सके।
ड्रग्स के डोज की वजह से ही उसको क्लासरूम में नींद आती होगी और ड्रग्स की डोज की वजह से ही दिन ब दिन उसकी एंजाइटी बढ़ती जा रही, इसीलिए उसको अचानक से गुस्सा आ जाता था। मुदित ने बोला था कि मुदित और अलका को एक साथ देखकर वो हिस्टैरिक हो गई थी। उन्हें साथ देखकर उसे जरूर वही सब कुछ याद आया होगा जो उसके साथ में इतने समय से होता आ रहा था। और विवान को भी सुरभि ने पत्थर तब मारा जब विवान ने अचानक से उसे पीछे से आकर छुआ। क्या हुआ सुरभि? एक 10 साल की छोटी सी बच्ची के साथ में इतना सब कुछ इतने लंबे समय से होता आ रहा था और उस बेजुबान का दर्द किसी को नजर नहीं आया। सुरभि के साथ जो कुछ भी हुआ है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था और ये सब उसके पेरेंट्स को ना पता हो, ये बात मेरे समझ में तो नहीं आई। सुरभि के साथ मोलेस्ट? मैम ये जी हाँ, ऐसा ही है। सुरभि को मोलेस्ट किया जा रहा था, वो भी काफी लंबे समय से। क्या आप लोगों को वाकई कुछ नहीं पता? संतोषी जी, मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। आप माँ हैं सुरभि की, उसके साथ इतना सब कुछ हो रहा था और आपको पता भी नहीं चला। आप सही कह रही है मैम, सब मेरी ही गलती है। मैं कैसे नहीं समझ पाई उसको? देखिए, आप तब नहीं समझ पाई, लेकिन क्या अब आपको किसी पे शक है? मैम, हो सकता है सुरभि को मोलेस्ट करने वाला उसके घर का ही कोई हो, इसलिए ये लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। मैम, कहीं सुरभि का चाचा तो नहीं? सुरभि का चाचा, आस पड़ोस या स्कूल, ये कहीं से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि उसी ने सुरभि का मर्डर किया हो और ये दिखाने की कोशिश करी हो कि सुरभि ने सुसाइड किया है। हमें सुरभि के घर, आस पड़ोस और स्कूल से जुड़े हर एक इंसान को इन्वेस्टिगेट करना होगा। सबके डिटेल्स निकालो। ओके मैम। मैम साहब, मेरा सारा काम हो गया, मैं जाऊं? जाओ। ए लड़की, गंगा, गंगा सुन, इधर इधर सुन, इधर तो गंगा, गंगा, गंगा। मैम, सुरभि जिस बिल्डिंग में रहती थी, मैंने वहां रहने वाले सभी लोगों के फोन नंबर्स और डिटेल्स ले लिए हैं। उस बिल्डिंग में टोटल 150 फ्लैट्स हैं, जिसमें से सिर्फ 25 फ्लैट्स ही ऑक्यूपाइड हैं। सुरभि को साइकिल चलाने का शौक था और 100% वो अपनी सोसाइटी के बाहर भी साइकिल लेके जाती होगी। आसपास की बिल्डिंग्स में भी उसका आना जाना होगा। उसको जानने वाले हर लोगों के बारे में पता करो। ओके मैम। अरे गंगा, इतनी जल्दी घर वापस आ गई? 4 घर का काम था ना, सारा हो गया? हाँ? आई, वो मेरी तबीयत खराब थी। गंगा, ये किसने किया? हाँ? बोल, किसने किया ये सब? आई, उसे मार देंगे। कौन मार देगा? किसने किया ये सब? बोल। गंगा, गंगा। मैंने मुदित और परमार के अलावा सुरभि के स्कूल और बिल्डिंग से जुड़े सभी लोगों के कॉल रिकॉर्ड चेक किए, लेकिन किसी की भी फोन लोकेशन क्राइम सीन से मैच नहीं करती है। और मैंने क्राइम सीन के आसपास की भी सीसीटीवी फुटेज चेक किया।
मैम सुरभि की लाश हमें जिस जगह मिली थी वो जगह यहाँ से सिर्फ आधा किलोमीटर दूर है। हाँ, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो सुरभि के पीछे किसी और जगह से गया और जानबूझ के अपना फोन भी ना लेके गया। पॉसिबल है मैम। जब मैं सबके कॉल रिकॉर्ड चेक कर रहा था तो उसमें एक बात सामने आई। सुरभि के चाचा पंकज और मिसेस दामले के बीच फोन पर अक्सर बातें होती थी जैसे उन दोनों का अफेयर चल रहा हो। हाँ, लेकिन सुरभि का मोलेस्टेशन और इन दोनों का अफेयर, इन दोनों का क्या कनेक्शन हो सकता है? मैम, एरोली हॉस्पिटल से फोन था। वहाँ एक 15 साल की लड़की का रेप केस सामने आया है। मैम, उस लड़की का नाम गंगा है और वो शारदा की बेटी है। पहले सुरभि का मोलेस्टेशन और अब गंगा का रेप, और ये दोनों ही बच्चियां एक ही एरिया को बिलोंग करती है। हो ना हो कोई एक ही है जो इन बच्चियों को मोलेस्ट कर रहा है। देखिए, पुलिस को इन्फॉर्म करना हमारी ड्यूटी है। मैम, गंगा की कंडीशन देख के लगता है कि उसके साथ गैंग रेप हुआ है। गैंग रेप? यस मैम। उसके प्राइवेट पार्ट्स पर कई पुरानी इंजरीज के निशान हैं। ऐसा लगता है कि उसे पिछले काफ़ी लंबे समय से मोलेस्ट किया जा रहा था। और हाँ मैम, उसकी आर्म्स पर हमें सिरिंज के निशान भी मिले हैं। ऐसा लगता है कि उसकी बॉडी में ड्रग्स इंजेक्ट किया जा रहा था। गंगा की तबीयत अब कैसी है? हम मिल सकते हैं उससे? देखिए, अभी तो वो ट्रॉमा में है और मेरे ख्याल से उससे अभी कुछ भी पूछना ठीक नहीं है। मैडम जी, मेरे को नहीं मालूम था कि इतने समय से गंगा के साथ गलत हो रहा है। देखिए, गंगा के साथ बहुत लंबे समय से रेप हो रहा था। आपको क्या लगता है जहाँ वो काम करती है, कहाँ काम करती है? रंजना मैडम के यहाँ, पीयू और दामले मैडम के यहाँ, और पहले सुरभि के यहाँ भी काम करती थी, लेकिन मैंने बंद करवा दिया था। क्यों? क्योंकि सुरभि का चाचा। सुरभि के चाचा क्या? रुकिए को यहाँ बताइए। वो दरअसल मैडम पंकज और दामले मैडम के बीच में चक्कर था। इसके लिए मैंने काम बंद कराया था, और जब मैंने गंगा से नाम पूछा तो उसने किसी का नाम भी नहीं बताया, और उसने मुझे कहा कि अगर वो किसी का नाम बताएगी तो वो मुझे जान से मार देगा। आपको क्या लगता है कौन हो सकता है? मैडम जी, मेरे को तो लगता है ये पक्के से पंकज है, जिसने मेरी बच्ची का रेप करके मुझसे बदला लिया है, क्योंकि मैं उसके और दामले मैडम के चक्कर के बारे में सब जानती थी। आपको क्या लगता है शारदा, पंकज का सिर्फ मिसेस दामले के साथ अफेयर था या सुरभि? हो सकता है मैडम, जिसने मेरी बच्ची को नहीं छोड़ा उसने अपनी भतीजी को भी नहीं छोड़ा होगा। पंकज और मिसेस दामले को थाने लेके आओ, और उस बिल्डिंग में गंगा जिन जिन के घर काम करती थी उन सब के बारे में एक बार फिर से पता करो। डॉक्टर ने कहा है कि गंगा का गैंग रेप हुआ है। वो एक नहीं है, उस एक से जुड़े कई और भी हैं। और हमें उन सब का पता लगाना है। ओके मैम। मैं मानता हूं कि मेरा और मिसेस दामले का अफेयर था। गंगा की मां ने तुझ पे शक जताया है कि तूने उसकी बेटी का रेप किया है। मैम, ये क्या बोल रही हैं आप? अरे मैं क्यों रेप करूंगा उसकी बेटी का? सर, वो शारदा कुछ भी बोल रही है। वो तो खुद मुझे और पंकज को ब्लैकमेल करती थी। ब्लैकमेल? हाँ सर, वो मुझसे और पंकज से पैसे मांगती थी, क्योंकि उसने मुझे और पंकज को साथ में देख लिया था। सर, पंकज ने ना सुरभि के साथ कुछ गलत किया है और ना ही गंगा के साथ। ऐसा भी तो हो सकता है कि शारदा की तरह सुरभि को भी तेरे और मिसेस दामले के अफेयर के बारे में पता चल गया हो, और उसे खामोश करने के लिए तूने उसे ड्रग्स देने शुरू कर दिए, और फिर उसको मोलेस्ट किया, और फिर जहर देके उसको मार डाला, और इन सब में तेरे दोस्त भी तेरे साथ शामिल थे। क्यों? मैम, आप बिल्कुल गलत समझ रही हैं। अरे मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हो सकता है उस गंगा का रेप उस दामले ने किया हो, क्योंकि उसकी ही बुरी नजर थी उस पर। हाँ सर, मैंने उसे खुद कई बार गंगा पे नजर रखते हुए देखा था। हो सकता है उसकी सुरभि पे भी बुरी नजर हो। मैम, मैंने सुरभि के साथ कुछ नहीं किया, ना गंगा के साथ। मैं तो गंगा से यह पूछने की कोशिश कर रहा था कि जब मैं घर पे ना रहूं तो पंकज, मतलब ये सुरभि का चाचा, मेरे घर पे आता है क्या? मैं गलत नहीं हूं, मैं पंकज गलत है। अब तो गंगा ही बताएगी कि वो पंकज था या दामले। जो भी हैं वो अकेले नहीं, उनसे जुड़े और भी लोग हैं। आप माँ हैं सुरभि की, उसके साथ इतना सब कुछ हो रहा था और आपको पता भी नहीं चला।
मुझे माफ कर देना सुरभि, सारी गलती मेरी ही है। मैं ही तेरा दुख समझ नहीं पाई। डरो मत गंगा, हमें बताओ कौन थे वो लोग जिन्होंने आपके साथ ये सब किया। गंगा डर मत बेटा, मैडम को सब सच सच बता दे। गंगा डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हमें बताओ। संदीप और इकलाल। लगा इंजेक्शन इसको। तेरे ऐसे वीडियो ना हमारे पास बहुत से हैं, अगर किसी से बोला ना तो इंटरनेट पे डाल दूंगा। इसी वजह से आई को कुछ बता नहीं पाई और इस बार वो एक और आदमी को लेके आए थे, पर मैं उस तीसरे आदमी को पहचानती नहीं हूँ। ये संदीप और इखलाक कहाँ रहते हैं? मैम संदीप गायब है, उसका फोन नंबर मिला है लेकिन उसका फोन भी बंद है और घर भी। लेकिन इखलाक पकड़ा गया है, वही बताएगा संदीप कहाँ है और उनके साथ में वो तीसरा आदमी कौन था। रुक जा, चल बोल, बता सब कुछ। मैम वो विशंबर ही था, मगर संदीप के बारे में मुझे मालूम नहीं। नहीं मालूम तुझे? हाँ नहीं मालूम? ये ऐसे नहीं बोलेगा, और मारो इसको। इसके मोबाइल में गंगा के वीडियोस के साथ सुरभि का भी वीडियो मिला है। सुरभि का वीडियो? ये तो सुरभि की बिल्डिंग का वॉचमैन है। मैम इसमें सुरभि की और भी वीडियोस हैं। ये तो सुरभि की बिल्डिंग का वॉचमैन है। मैम इसमें सुरभि की और भी वीडियोस हैं। ये 17 के 17 उसी बिल्डिंग में काम करते हैं जहां पे सुरभि रहती थी। मैम इन 17 लोगों में से 12 लोग बिल्डिंग के हैं और बाकी 5 बाहर के हैं। बता कब से कर रहे थे इतनी छोटी बच्चे के साथ में ये सब, और किसने शुरू किया तुम में से? हाँ? मैम सुरभि और उसके माँ बाप जब से यहाँ रहने आए तब से मेरी निगाह सुरभि के ऊपर थी, और जब मैंने ये देखा कि सुरभि बोल नहीं पा रही है तो मैंने उसका फायदा उठाना चाहा। शाम के वक्त बाकी के बच्चे खेलने के बाद घर चले जाते थे, लेकिन सुरभि साइकिल चलाया करती थी। ये सोच के मैंने उसको एक दिन फुसला लिया। कैसी हो बेटा? हाँ
बेटा हमारे पास एक बहुत अच्छी चॉकलेट है, खाओगी? फिर मैं उसके साथ वो सब करने लगा। कान की मशीन लगा ले और अच्छी तरह से सुन ले। अगर इसके बारे में तूने किसी को भी बताया, तेरी मां को जान से मार दूंगा। लेकिन एक दिन शंकर ने मुझे देख लिया और वो भी शामिल हो गया। फिर तो उसके साथ उसके दोस्त रमाकांत, देसाई, विश्वास, वो सब भी आने लगे। फिर शंकर ने हमको आइडिया दिया कि हम लड़की को ड्रग्स देंगे जिससे वो ठंडी पड़ जाए। मैम, हम लोग पहले उसे ड्रग्स देते थे, फिर एक दूसरे का वीडियो बना लेते थे ताकि कोई किसी के खिलाफ कुछ बोल ना पाए। हम नहीं चाहते थे कि कोई बाहर वाला आए, लेकिन एक एक करके 17 हो गए। हम बार बार उसको ड्रग्स देते रहते थे और फिर वो पगलाने लगी थी। अरे काका, लगता है बहुत गर्मी चढ़ गई इसको ड्रग्स की। फिर उसी दिन हमने उसको मार देने की सोची। रमाकांत और विश्वा उसके स्कूल से घर वाले रास्ते की तरफ गए। हमने सोचा था लोग ये समझेंगे कि उसने तंग आकर आत्महत्या कर ली। तुम्हें क्या लगा एक मासूम बेजुबान बच्ची के साथ ये सब करके तुम बच जाओगे? मैडम जी, मैं आपका दुख समझ सकती हूँ कि आप पे क्या गुजर रही है। मेरी गंगा तो बोल सकती है, लेकिन फिर भी मैं उसका दुख नहीं समझ पाई, उससे बात नहीं कर पाई। और सुरभि बिटिया तो शारदा, माँ वो होती है जो अपने बच्चों की खामोशी भी समझ जाए। तू खुद को कोस के तसल्ली कर सकती है, क्योंकि तेरी बेटी अब भी तेरी आंखों के सामने है। लेकिन मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी, कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। गंगा और सुरभि जैसे बच्चे अक्सर ऐसे क्रिमिनल्स के सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं, लेकिन ऐसे क्रिमिनल्स को बढ़ावा हमारी लापरवाही ही देती है। सुरभि की हाउसिंग सोसाइटी में काम करने वाले लोगों का जब हमने बैकग्राउंड खंगाला, तब हमें पता चला कि उनमें से कई लोगों को बिना डॉक्यूमेंटेशन और वेरिफिकेशन के काम पे रख लिया गया था। ये इतनी बड़ी लापरवाही थी कि ऐसे लोगों को काम पे रख लिया गया था जो कहने को तो सोसाइटी के रक्षक थे, लेकिन भक्षक बन के सामने आए। 17 लोग एक ऐसी बच्ची का शोषण कर रहे थे जिसकी सिसकियों में भी आवाज नहीं थी। 1-2 दिन नहीं, पूरे 2 महीने तक सुरभि की आप बीती इस अपराध की दस्तक देती रही, लेकिन इस दस्तक को नजरअंदाज कर दिया गया और एक मासूम बेजुबान बच्ची हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई। अब मैं आपसे इजाजत लेती हूँ, फिर मिलेंगे एक और नए केस के साथ अगले एपिसोड में। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक, क्योंकि मकसद बताना नहीं, बचाना है। नमस्कार। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.